गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक में से चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसके 3 पार्ट्स हैं और इन 3 पार्ट्स में इंडिया के 3 अलग अलग जो स्टेट्स हैं उसकी स्पेशलिटीज़ के बारे में बताया गया है। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था जिसका नाम था ए बेकर फ्रॉम गोवा, जहां गोवा के बेकर के बारे में बात की गई थी और गोवा के बेकर की स्पेशलिटीज़ और ब्रेड की स्पेशलिटीज़ बताई गई थी। और अब हमारा सेकंड चैप्टर है कुर्ग, जो कि साउथ इंडिया में है, कर्नाटका का एक छोटा सा जिला है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और जिसे लिखा है राइटर लोकेश एब्रोल ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुर्ग इज ए कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। बच्चों, कुर्ग कर्नाटका में यानी कि साउथ इंडिया में कर्नाटक स्टेट की एक छोटा सा जिला है जो कि एक कॉफी कंट्री है। यहाँ पे कॉफी जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, जो फेमस है अपने रेन फॉरेस्ट के लिए, बारिश वाले जो जंगल होते हैं उसके लिए, एंड स्पाइसेस और मसालों के लिए। ठीक है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और समुद्र तट के किनारे जो शहर है मैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक स्वर्ग का टुकड़ा, दैट मस्ट, जो ऐसा लगता है किंगडम ऑफ गॉड से, देवलोक से हवा के साथ बहाकर उसे यहाँ पर रख दिया गया हो। यानी कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में क्या पड़ता है बच्चों? कुर्ग, और वो इतना सुंदर है, यहाँ पे उसे राइटर ने पीस ऑफ हेवन कहा है, यानी कि स्वर्ग का टुकड़ा जो हवा के साथ यहाँ पर देवलोक से लाकर जिसे रख दिया गया है। ठीक है, समझे आप, इसकी सुंदरता का वर्णन किया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। ये कौन सी? कुर्ग। यहाँ पे कौन रहता है? मार्शल मैन, यानी कि ये योद्धाओं की भूमि है। ब्यूटीफुल वीमेन, यहाँ पे बहुत सुंदर जो औरतों की सुंदरता है वो भी देखते ही बनती है, एंड वाइल्ड क्रीचर्स, तो काफी सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन है? मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। ठीक है। कुर्ग और कोडागू, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. कुर्ग या फिर हम इसे कोडागू कहें, ये एक छोटा सा, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। ठीक है, और यहाँ पर पाए जाते हैं एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। 3 चीज़ें पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। पहले तो कुर्ग और कोडागू कौन से जिले का, कौन से राज्य का जिला है? कर्नाटका का सबसे छोटा है। 3 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, हमेशा हरे भरे रहने वाले यहाँ जंगल, स्पाइसेस, मसाले और कॉफी प्लांटेशन। ठीक है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, जो हमेशा हरे भरे रहने वाले जो बारिश वाले जंगल हैं वो इस जिले का 30% कवर करते हैं। यानी कि ये जितना भी है और यहाँ के 30% पर जो फॉरेस्ट है, तो आप सोचिए कि ये कितना लश ग्रीन और यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा होगी, है ना। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के दौरान, जब मानसून का सीज़न होता है तो यहाँ बहुत मूसलाधार बारिश होती है और जिससे क्या है, बहुत सारे विजिटर्स हैं जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ आने से रह जाते हैं, वो यहाँ आ नहीं पाते हैं। The season of joy commences from September and continues till March. Season of joy मतलब जो टूरिस्ट का सीज़न होता है और जो जब लोग यहाँ पर आकर एंजॉय करते हैं वो कमेंस होता है। कमेंस मतलब स्टार्ट होता है कब? सितंबर से मार्च के बीच का जो समय होता है वो टूरिस्ट के लिए यहाँ अप्रोप्रिएट टाइम होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा टाइम? या फ्रॉम सितंबर टू मार्च। ठीक है। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। वेदर परफेक्ट होता है, बस थोड़ी बहुत जो है फुहारें बारिश की यहाँ पे चलती रहती हैं। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इन्विगोरेटिंग कॉफ़ी। यहाँ की एयर में, यहाँ की हवा में जो कॉफ़ी की खुशबू आती है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांसों के अंदर किसकी खुशबू जाती है? कॉफ़ी की, जो बहुत ही इन्विगोरेटिंग होती है। इन्विगोरेटिंग मतलब हेल्दी होती है, बहुत ही एनर्जेटिक होती है
और कॉफ़ी की खुशबू आपको मालूम ही है कि कितनी अच्छी होती है ना। तो ये हमें जैसे ही हम उस वातावरण में, उस एनवायरनमेंट में जाते हैं तो कॉफ़ी की खुशबू से हम एनर्जेटिक फील करते हैं, ठीक है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलाज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। कॉफ़ी एस्टेट्स मतलब कॉफ़ी के जो फार्म्स हैं, और जो कॉलोनियल बंगलाज मतलब जो जब अंग्रेजों के समय में जो बंगलाज थे वो स्टैंड टक्ड यानी कि वो टक्ड थे, मतलब किसी के अंदर कवर्ड थे, लिपटे हुए थे अंडर ट्री कैनोपीज। किसके अंदर लिपटे हुए थे? ट्री कैनोपीज के अंदर। यानी कि देखिए आप, ये पेड़ है और ये इसके नीचे जो थे बंगलाज बने हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? ये वाला एरिया जो है ट्री कैनोपी कहलाता है, ठीक है। इसके नीचे प्राइम कॉर्नर्स पर, प्राइम कॉर्नर्स मतलब बेस्ट लोकेशंस पर ये बंगलाज बने हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। जो ये हाईली इंडिपेंडेंट लोग हैं कुर्ग के, ऐसा माना जाता है कि या तो वो ग्रीक या फिर अरेबिक डिसेंट, अरेबिक वंश से माने जाते हैं। यानी कि या तो इनका वंश ग्रीक से रिलेटेड है या फिर अरब से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्यों माना जाता है, इसके यहाँ पर हमें 2 प्रूफ्स दिए गए हैं, देखते हैं। एज वन स्टोरीज गोज, जैसा कि पीपल कहते हैं, ये कहानी कहती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। ऐसा कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर की आर्मी, सिकंदर का नाम सुना है ना आपने, किंग ऑफ ग्रीक किंगडम था ये, है ना। तो इसने ये पूरा इंडिया जीतने के लिए आया था। जब ये यहाँ पर आया तो जो इसकी आर्मी है वो बढ़ रही थी समुद्र के किनारे किनारे से, और सेटल हो गई, और यहाँ पे ये सेट हो गई। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। और ये क्यों यहाँ पे सेट हो गई? क्योंकि जब ये यहाँ पर साउथ इंडिया में आए, समुद्र के किनारे किनारे आगे मूव कर रहे थे, तब इनका वापस अपनी डेस्टिनेशन पे जाना जो है पॉसिबल नहीं हो पाया, इम्प्रैक्टिकल हो गया। तो वो यहीं पर बस गए, और साउथ इंडिया में ही क्या था? कुर्ग था, कर्नाटका था, और कर्नाटका का एक जिला कुर्ग था, ठीक है। वो यहाँ पर अब रहने लग गए। These people married among us the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites। ये जो लोग थे जो यहाँ पे सेटल हो गए, इन्होंने यहाँ के लोकल लोगों की लड़कियों से शादी की, एंड देयर कल्चर, और अब जो उनका कल्चर है, जो उनका ग्रीक कल्चर है, वो बिल्कुल अपारेंट, बिल्कुल क्लियर दिखता है। कहाँ, किस में दिखता है? उनकी मार्शल ट्रेडिशंस में। मार्शल ट्रेडिशन मतलब उनकी जो वॉर, जो लड़ने की जो ट्रेडिशंस हैं, जिस तरह से योद्धा रहते थे, योद्धाओं की परंपराएं थी, उनमें क्लियर दिखता है। मैरिज, शादी में जो शादी के रीति रिवाज होते हैं, और जो रिलीजियस राइट्स हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनमें वो ग्रीक जो कल्चर है वो साफ साफ अलग से दिखता है। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो बिल्कुल अलग है हिंदुओं की मेन स्ट्रीम से, हिंदू की मुख्य विचारधारा से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। क्लियर बच्चों? तो ये तो है ऐसा जिसमें माना जाता है कि ये ग्रीक डिसेंट है, इनके जो एंसेस्टर्स थे वो ग्रीक थे, ठीक है। नेक्स्ट थियरी क्या कहती है, देखते हैं। द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन्स ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोर्न बाय द कोडावुस। ये जो थियरी है अरब ओरिजिन की, ये जो है अरेबियन है, तो ये जिसका जो सपोर्ट है यहाँ से मिलता है कि ये लॉन्ग ब्लैक कोट, एक लंबा काला कोट, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोर्न बाय द कोडावुस, और उस लंबे काले कोट पर कढ़ाई की हुई, सुई धागे से, आपको पता है कपड़े को फ्रेम में डालकर जो कढ़ाई करते थे, है ना, वो जो कमर पर बांधे जाने वाली एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट है, जो कि कोडावुस के द्वारा पहनी जाती है, नोन एज कुपिया, जिसे कुपियाज कहा जाता है। इट रिजेंबल्स द कुफिया वोर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। और वो जो कोडावुस की ड्रेस है ना, वो कुफिया से रिजेंबल करती है। और कुफिया कौन पहनता था? अरब के लोग पहनते थे, कुर्ड्स पहनते थे। तो इसलिए इसकी ड्रेस से ऐसा माना जाता है, ड्रेस को देखकर, जैसा कि वहाँ के रहने वाले कोडावुस पहनते हैं, तो उनकी जो ड्रेस है वो अरेबियन से मिलती जुलती है, तो इसलिए इनको अरब के डिसेंडेंट भी माना जाता है, ठीक है। ये देखिए आप ड्रेस, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लॉन्ग कोट, और यहाँ पे जो ये बेल्ट बांधी हुई है ना, यहाँ पे ये जो बेल्ट बांधी हुई है, यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट है और ये लॉन्ग कोट है। तो ऐसी ड्रेस जो है कोडावुस भी पहनते हैं और अरब के लोग भी पहनते हैं, और इसको कोडावुस क्या कहते हैं? कुपिया, और जो अरब के लोग क्या कहते थे? कुफिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों थियरीज आपको क्लियर है ना? ये प्रूफ्स हैं कि ये ग्रीक्स हैं या फिर अरब्स हैं, ऐसा कुछ माना जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं
Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. जो कुर्गी होम्स है, कुर्गी के घर जो है उनमें हॉस्पिटैलिटी मतलब आतिथ्य सत्कार की जो भावना है, जो परंपरा है, हर घर में पाई जाती है और उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है. दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स. मतलब उनको उनके घर में कोई भी आ जाए तो उन्हें बहुत सारी कहानियाँ, बहादुरी की कहानियाँ सुनाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है और वो जो कहानियाँ उनके बेटों से या उनके फादर से रिलेटेड होती हैं, यानी कि अपने बच्चों की कहानियाँ या अपने जो पूर्वज हैं उनकी वो कहानियाँ किससे रिलेटेड, बहादुरी से रिलेटेड होती थी. ठीक है, तो वो उनको सुनाने की बहुत इच्छा रहती थी. वो बहुत ईगर होते थे, कोई उनके घर में आए वो उनको बहुत अच्छा वेलकम करते थे, अच्छे से खाना खिलाते थे और बहादुरी की कहानियाँ सुनाया करते थे. क्लियर? तो आपको ये याद रखना है. द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी. ठीक है, अभी रेजिमेंट क्या होता है? रेजिमेंट होता है बच्चों एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी कि एक सेना की छोटी सी टुकड़ी होती है. तो जो कुर्ग की जो रेजिमेंट थी वो सबसे ज़्यादा पदक पाने वाली, मोस्ट डेकोरेटेड मतलब क्या होता है, जिसे मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स मिले हों, जो फॉर द ब्रेवरी इन वार, युद्ध में लड़ने के लिए, युद्ध में बहादुरी दिखाने के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हुए थे. कौन सी रेजिमेंट को? कुर्ग की रेजिमेंट को. ठीक है, और जो फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी थे, जो इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा, वो भी कुर्ग से रिलेटेड थे, कुर्गी थे वो. ये आपको याद रखना है. ठीक है, अब आगे चलें. इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस. और यहाँ तक कि अभी भी जो कोडावूज हैं वो इकलौते लोग हैं भारत में जो बिना लाइसेंस के पिस्तौल रख सकते हैं, बंदूक रख सकते हैं. हर किसी को यहाँ पे लाइसेंस रखना पड़ता है, लेकिन कोडावूज के पीपल हैं जो बिना लाइसेंस के पिस्टल रख सकते हैं. ये भी याद रखने योग्य बात है. ठीक है, आगे चले. द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग. जो रिवर कावेरी साउथ की नदी है और जो कि वहाँ पे साउथ में इसको गंगा की तरह माना जाता है, गंगा की तरह पूजा जाता है. तो ये अपना वाटर, ये पानी कहाँ से लेती है? ये कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से इसे पानी मिलता है. महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स. महासीर एक बहुत बड़ी सारी पानी में रहने वाली फिश है, यहाँ कावेरी नदी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है. किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच. और जो किंग फिशर एक बर्ड का नाम है और ये पानी में डुबकी लगाते हैं, पानी में छलांग लगाते हैं अपना शिकार पकड़ने के लिए. वाइल स्क्वीरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचिफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर. और वहीं जो गिलहरियाँ होती हैं छोटी छोटी और जो लंगूर्स होते हैं ये थोड़े नॉटी शरारत करते हैं कि वो अपना थोड़ा बहुत जो छोटा सा फ्रूट होता है, जो ये फल खाते हैं, थोड़ा खाकर वो जो फ्रूट है वो मज़े के लिए पानी में फेंक देते हैं. और किस चीज़ का मज़ा लेते हैं? वो जो पानी में जो स्प्लैश होता है, छपाक की जो आवाज़ होती है और जो रिपल इफेक्ट होता है, लहरों के उठने का जो इफेक्ट होता है उसका वो उसको एंजॉय करते हैं. ठीक है, एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउस. एलिफेंट्स जो होते हैं वो भी नहाने का मज़ा लेते हैं. उन्हें देखा जा सकता है कि महावत के द्वारा, एलिफेंट्स की जो टेक केयर करते हैं वो कौन होते हैं? महावत होते हैं ना. तो महावत उनको नहलाते हैं और उनकी बॉडी को स्क्रब करते हैं. तो ये यहाँ पे एलिफेंट जो है वो नहाने का मज़ा लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है नदी का, इस नदी को पानी कहाँ से मिलता है ये याद रखना है, और फिश और जो बर्ड्स के नाम यहाँ पे आए हैं वो आपको याद रखने हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग. और यहाँ पे जो लेड बैक क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिलैक्स्ड नॉट इन ए हरी, यानी कि जो लोग रिलैक्स्ड नॉट इन ए हरी, सुस्त लोग जो होते हैं, जो लिथार्जिक पीपल होते हैं, है ना. और राफ्टिंग देखिए, ट्रैवलिंग इन ए रिवर इन ए राफ्ट, एक बेड़े में बैठकर रिवर में यात्रा करना, ये होती है राफ्टिंग, जो काफ़ी रिस्की होती है. ये देखिए पिक देखिए आप जरा. कैनोइंग होता है ट्रैवलिंग इन ए रिवर इन ए कैनोए. ट्रैवलिंग होता है एक नैरो सी बोट होती है उसमें बैठ के ट्रैवलिंग करना नदी में.
और रैपलिंग होता है गोइंग डाउन ए क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन ए रॉप, चट्टान से नीचे उतरना एक रस्सी के सहारे। ये सारे जो राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, माउंटेन बाइकिंग, ये बहुत सारे एडवेंचर हैं यहाँ पे जो बहुत डेंजरस हैं, बहुत रिस्की भी होते हैं। अब लेकिन जो मोस्ट लेड बैक यानी कि बहुत ज़्यादा लिथार्जिक, बहुत ज़्यादा जो आलसी लोग हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त लोग वो भी हैं, वो भी यहाँ आकर अपनी एनर्जी को जो है वो उनकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है, वो एनर्जेटिक हो जाते हैं और वो भी अपने आप को रोक नहीं पाते। रिवर राफ्टिंग करने से, कैनोइंग करने से, रैपलिंग करने से, रॉक क्लाइंबिंग यानी पहाड़ों पर चढ़ना और माउंटेन बाइकिंग से, ये सब देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, समझ गए आप यहाँ पे कौन कौन से एडवेंचर्स का नाम लिया गया है, ये आपको याद रखना है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। ट्रैकर्स कौन होते हैं? जो लोग पैदल चलने के शौकीन होते हैं। ठीक है, और ट्रेल क्या होता है? पैथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग, जो चल चल कर जो रास्ता बनाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे इस रीजन में, इस फील्ड में, इस क्षेत्र में, जो कि ट्रैकर्स के फेवरेट हैं, उनके प्रिय स्थान होते हैं, वो पैदल यात्रा करते हैं इन दुर्गम स्थानों पर। ठीक है, बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। अब जो ट्रैकर्स होते हैं यहाँ पे उनको कंपनी कौन देता है? बहुत सारे बर्ड्स होते हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह के बीज, मक्खियाँ, बटरफ्लाइज होते हैं, यह आपको यहाँ पे कंपनी देने के लिए मिल जाती हैं। मेकास, मालाबर, स्क्विरल्स, लैंगूर्स एंड स्लैंडर लॉरीज कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। और ये सब भी जो जानवरों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, कि मेकास लंगूर का एक नाम है, मालाबार स्क्विरल्स हैं, लंगूर हैं, ये स्लैंडर लॉरीज हैं, ये आप पर एक चौकीदारी वाली नज़र रखते हैं। कहाँ से रखते हैं? ट्री कैनोपी से। कैनोपी मैंने आपको पहले बताया ना, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये वाला, यहाँ पर बैठ कर वो चौकीदारी करते हैं कि कहीं हम क्या कर रहे हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर ए स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। और मैं प्रेफर करता हूँ साइड में हो जाना जब मैं जंगली जानवर को देख लेता हूँ। ठीक है, कि वाइल्ड एलिफेंट्स का क्या पता, तो इससे अच्छा है कि हम साइड में ही हो जाएं। ओके, तो ये आपको नाम याद रखने हैं इनके। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ते हैं तो ये आपको एक पैनोरामिक व्यू देता है। पैनोरामिक व्यू क्या होता है बच्चों? ए व्यू ऑफ ए वाइड एरिया ऑफ लैंड। जब हम ऊंचाई पर होते हैं और जब हमें नीचे का जो सीन होता है ना, बहुत ही वाइड नज़र आता है, बहुत ही शानदार नज़र आता है। तो आपको ये फोग से, मिस्टी मतलब जो फोग से कवर्ड जो लैंडस्केप है, पूरी आपको अच्छे से नज़र आती है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी हिल से। ठीक है, अ वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गा धाम। अगर हम एक रॉक ब्रिज से, यानी कि एक रॉक ब्रिज से अगर हम चलकर जाते हैं तो हम पहुँचते हैं 64 एकड़, यानी कि उसका एरिया बताया है, हम निसर्गा धाम आइलैंड पे पहुंचते हैं, जो कि 64 एकड़ में फैला हुआ है, 64 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। ये एक्चुअली आइलैंड नहीं है, आइलैंड बहुत बड़ा होता है। निसर्गा धाम डेल्टा है जो नदी के मुहाने पर बना होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हिल्स कौन सी हैं यहाँ पे और निसर्गा धाम का एरिया कितना है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकुप्पे इज बोनस। यहाँ पे इंडिया का जो सबसे बड़ा तिब्बतियन सेटलमेंट है, जहाँ पे बौद्ध लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं बाइलुके के पास में। अगर वहाँ पे आपको अचानक से, रनिंग इनटू होता है अचानक से मिलना, अगर आपका वहाँ घूमते घूमते अचानक से किसी बुद्धिस्ट मॉन्क से, भिक्षु से मिलना हो जाए तो ये आपके लिए एक बोनस है, क्योंकि वो बहुत साधना करते हैं और उनका ऑरा देखते ही बनता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। द मॉन्क्स इन रेड, ऑकर एंड येलो रॉब्स। ये जो मॉन्क्स होते हैं रेड या फिर ऑरेंज, ब्राउनिश और पीले रंग के ढीले ढाले कपड़ों में वहाँ होते हैं। आर अमंगस द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स। ये उन सरप्राइजेज में से एक है, उन आश्चर्यों में से एक है जो कि विजिटर्स के द्वारा वहाँ पे खोजे जाते हैं। यानी कि विजिटर्स ये खोजते हैं कि उनसे मिलना हो जाए, तो अगर उनसे मिलना हो जाता है तो उनमें एक सरप्राइजेज है वो। और उन विजिटर्स के लिए ये सरप्राइज़ होता है जो सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग, जो भारत में, भारत की आत्मा और भारत के हृदय को खोजने के लिए कुर्ग में आते हैं। अगर उनका मिलना बुद्धिस्ट से हो जाए तो ये एक सरप्राइजेज होता है जिनको उन विजिटर्स की वेट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर, हमारी स्टोरी कुर्ग। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, थैंक यू बच्चों।